कन्हैयालाल जी की हत्या की खबर आपको सबसे पहले कैसे मिली? मेरे को तो सुबह लाए तभी पता पड़ा। मेरे परिवार वाले को सबको पता पड़ गया, पर मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। मेरा नाम जसोदा है। मैं कन्हैयालाल जी की पत्नी हूँ। मेरी पति की हत्या के कहानी पर्दे पे 27 जून को देखी है। यस, आपको जो पता चला, आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है। उसी समय ही देख लिया था जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो जब आपको कैसे सूचना मिली इसकी? किसने दी आपको सूचना? पापा आपके दुकान पर अकेले थे? 27 जून 2025 में मेरे पिताजी पर बनी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है ज्ञान वापी फाइल्स टेलर्स मर्डर स्टोरी। तो मैं आप सभी लोगों सभी हिंदुओं से अपील करना चाहूँगा कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारा इस जानी फायरफॉक्स का सपोर्ट करें। 28 जून 2022 भारत के इतिहास में ये दिन भूलने वाला नहीं है। आईएसआई स्टाइल में उदयपुर में एक मासूम से दर्जी को काट दिया गया, उसका गला रेत दिया गया। और इतना ही नहीं, गला रेतने वालों ने अट्टहास करते हुए वीडियो भी बनाया। मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहली बार आईएसआई के स्टाइल में गला काटते हुए लोग देख रहे थे। सोचिए हम लोग कितना सहम गए होंगे और उस परिवार पर क्या बीती होगी जिस परिवार में ये हुआ। उस परिवार में बहुत संकट झेलना पड़ा और उनके दो बेटे, कन्हैयालाल जी के दो बेटे, उनकी पत्नी किस संघर्ष से गुजरे, उस संघर्ष को हम आज जानेंगे उनकी ही जुबानी। और उस संघर्ष को लेकर एक फिल्म भी आ रही है, ज्ञान वापी फाइल द टेलर्स मर्डर स्टोरी। तो आज हमारे साथ उस फिल्म के स्टार कास्ट हैं, खासकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और कन्हैयालाल जी की पत्नी और उनके बड़े बेटे यश हैं। आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर बड़ा स्वागत है। स्वागत कहना मुझे खराब लग रहा है क्योंकि ये वो दर्द है जिसे हिंदुस्तान ने भुगता है और आपने तो और ज्यादा भुगता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कन्हैयालाल जी की हत्या की खबर आपको सबसे पहले कैसे मिली? मेरे को तो सुबह लाए तभी पता पड़ा। ऐसे बोल रहे थे कि पापा के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको थोड़ी देर के लिए कहीं जेल में बंद कर दिया, तो पापा को ले सुबह आएंगे, यूं करके मेरे को बताया गया। मेरे परिवार वाले को सबको पता पड़ गया, पर मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। तो मम्मी को ये बच्चे ने मना कर दिया होगा, मम्मी को मत बताना, मम्मी बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, यूं करके बताया ही नहीं। तो उनको क्या शाम के समय मारा गया था? रात उनको के 2 बजे 1:30 के लगभग मारा गया। दोपहर में? हाँ, दोपहर में। और आपको जानकारी कब मिली? मेरे को सुबह पता पड़ा। अगले दिन सुबह? हाँ, सुबह। तो तब तक परिवार वालों ने आपसे पूरा छुपा के रखा होगा? छुपा के रखा। मेरे भाई का पास में घर है, उधर लेके चले गए मेरे घर से कि इनको बताएंगे तो क्या पता रात कैसे निकालेंगे, यूं करके बताया ही नहीं। और कन्हैयालाल जी उस दिन जो घर से निकले थे, उन्होंने कुछ बताया था कि कोई उन पर खतरा है, कोई अरे वो अंदेशा है? मतलब उनको घबराहट हो रही थी, परेशान, चिंता में तो थे ही है। हम्म। चिंता में थे ही। टिफिन बना के दिया उनको, मंगलवार का व्रत था। रोटी वो 1 बजे 1:30 बजे के लगभग रोटी खा लेते थे। और उस दिन वो आ नहीं पाए। आ नहीं पाए। ये जो आप लोगों का संघर्ष उसके बाद, जो खासकर कन्हैयालाल जी की मृत्यु के बाद जब आपको पता चला इसका, आप एक तो परिवार का सबसे सदस्य चला गया, आपके पति चले गए, लेकिन उसके बाद जो नृशंसता देखी, वीडियो आदि दिखाया गया होगा। मेरे को तो बच्चों ने दिखाया ही नहीं। आपने अभी तक मैंने देखा भी नहीं, बताते ही नहीं बच्चे क्या हुआ पापा के साथ। ये लोग बातें करते उसमें मैं सुनती हूँ, तो वीडियो में मेरे को दिखाया ही नहीं, बच्चे कभी नहीं दिखाते दिखाया। ही नहीं, दिखाते ही नहीं। कन्हैयालाल जी का जो बड़ा पुत्र यश हमारे साथ है, और आप देख सकते हैं यश ने एक प्रण लिया था कि जब तक उसके पापा को न्याय नहीं मिलेगा वो पैर में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे। यश, आपको जो पता चला, आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है। उसी समय ही देख लिया था जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके। जब मैं मेरे पिताजी की जो दुकान है मालदा स्ट्रीट में, वहाँ पे पहुँचा था और मैंने मेरे पिताजी की बॉडी दुकान के बाहर लाश पड़ी हुई देखी। सिर्फ इतनी सी ही जो गर्दन थी वो बॉडी से लगी हुई थी, बाकी पूरी अलग थी। और जब मतलब
मैंने वो देखा ना तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि मतलब ये क्या, मतलब मेरे मतलब इमेजिनेशन से बाहर थी वो चीज़, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे शहर उदयपुर में मतलब हमारे पिताजी के साथ इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ देखने के बाद है ना महज 10 मिनट के अंदर ही वो जो वीडियो था वो उन लोगों ने वायरल कर दिया। एक वीडियो में उन्होंने वो करते करते हुए वीडियो डाला और एक एक में उन्होंने खुद ने कबूला कि ये हमने मतलब उन्होंने नाम लिया कि मालदा स्ट्रीट वाले टेलर का हमने सर तन से जुदा कर दिया है और अब अगली गर्दन जो है वो नरेंद्र मोदी तेरी और योगी तेरी होगी, ऐसा। तो जब आपको कैसे सूचना मिली इसकी? किसने दिया आपको सूचना? पापा आपके दुकान पर अकेले थे? नहीं, पापा के साथ दुकान पे और भी लोग थे जो कारीगर पापा के साथ काम करते थे, वो 2 लोग और भी थे। उनमें से भी एक को चाकू लगा था सिर पे बैक साइड, और एक थोड़ा डर के इधर-उधर चले गए थे। छुप गए थे। हाँ, और मेरे को फ़ोन करने वाला मेरा जो कज़न भाई था, बुआ का लड़का, उसकी शॉप वहीं पे थी, पापा की दुकान की साइड ही, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया था। उसने भी मुझे झूठ बोल के बुलाया फर्स्ट तो कि यश एक बार तू फटाफट मालदा स्ट्रीट आ जा, यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, तो एक बार फटाफट आ जा तू। उन्होंने मुझे क्लियर नहीं, वो तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि क्या हुआ है। वहाँ जाके पता चला। हुँ। और जब वहाँ आपने उनको देखा, आपको लोगों ने जानकारी दी कि वीडियो से पता चला कि ये जो मारने वाले जिहादी तत्व हैं, उनका नाम बताया, लोगों ने बताया आपको या नहीं, वीडियो से पता चला? वो चीज़ वीडियो से ही पता चली, क्योंकि उस समय तक उनको कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया है। वो जानकार नहीं थे कभी? ये आई थी मीडिया नहीं। में कि वो दुकान पे आते थे, रेगुलर आते थे? एक्चुअली में पहले उन्होंने दुकान की रेकी की थी, पापा की दुकान की, जब ये उनका करने से पहले कुछ, तो मैंने एक जो वीडियो पापा की दुकान के कैमरे में जो रिकॉर्ड था उसमें बाद में देखा कि जो रियाज अतारी है वो पहले भी एक बार पापा की दुकान पे आया हुआ है, ऐसा उस वीडियो में मेरे को दिखा था, पर पापा इतना वो जानते नहीं थे उसको। नहीं जानते थे। तो ये जो बात आई कि उस समय नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, इस्लाम पर एक बहस था टेलीविजन डिबेट में, और ज्ञानवापी का मुद्दा था, और ज्ञानवापी के मुद्दे में एक जो मुस्लिम मौलवी था, उसने हिंदू धर्म के लिए कुछ कहा कि वो जो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और उस पर नुपुर शर्मा ने इस्लाम का कुछ रेफरेंस दिया, और जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम जो है आगे बढ़ा। और उसमें ये कहा गया कि नुपुर शर्मा का डीपी फोटोग्राफ कन्हैयालाल जी ने अपने मोबाइल में लगा रखी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो जो नुपुर शर्मा के समर्थन वाली जो पोस्ट है वो एक्चुअली में मेरे देखने से पहले ही डिलीट हो चुकी थी। जो अपनी दुकान के सामने नाजिम नाम का लड़का रहता था, उसी ने पापा का फ़ोन लेके डिलीट कर दी थी वो पोस्ट, तो वो पोस्ट हमने आज तक भी नहीं देखी कि वो क्या पोस्ट थी। हाँ, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो पोस्ट नुपुर शर्मा के समर्थन में थी, ऐसा वो आपके पापा ने लिखा था? लिखा कुछ नहीं था, वो एक पोस्ट का रीपोस्ट था जो कि फ़ेसबुक पे उनकी आईडी से हुआ था, वो किसने किया वो भी क्लियर नहीं। अच्छा, किसने किया ये भी क्लियर, पर वो नाजिम था उसने डिलीट कर दिया। नाजिम भी संदिग्ध था या वो हेल्प करने वालों में था? नहीं, नाज़िम तो अपनी दुकान के सामने जिसकी दुकान थी लेडीज़ टेलर की, अच्छी पापा से बॉन्डिंग थी, उसके फादर की भी जो कोरोना में डेथ हो गई, उनके फादर की। तो वो मतलब उसको पापा है ना अपने जैसे हमको रखते हैं ना वैसे ही रखते थे, वो 23-24 साल का लड़का ही था। तो उसी ने अपने खिलाफ मतलब अगले दिन एफआईआर की, वो भी हमको थाने में जाके पता चला। उसी ने एफआईआर किया? नाज़िम ने। तो नाजिम ने आपकी फैमिली के वो नजदीक बना रहा अभी भी? नहीं, अभी नहीं, वो उस समय तक था बस, उसके बाद कभी नहीं। कभी नहीं? मतलब वो पुलिस की लिस्ट में उसका नाम भी है या नहीं है? हाँ, उसको भी पुलिस ने शायद 6 महीने या साल भर तक रखा था रिमांड पे, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ लीगल एक्शन तक ही साथ था। अच्छा, लीगल एक्शन तक ही खाली था। एफआईआर करवाने और धरना प्रदर्शन तक। इसमें एक बहुत बात और आई थी और आपकी तरफ से आई थी कि कई लोगों को फिर जमानत मिलने लगी आपके पापा के केस में, और आपके पापा के केस को राजस्थान पुलिस से लेकर तुरंत एनआईए को दिया गया, और फिर कई लोगों को जमानत मिलने लगी, जिस पर आपने बहुत रोष भी जताया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ये क्या घटना था पूरा? देखिए हमको है ना जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से ना बहुत बड़े-बड़े वादे किए गए, ठीक है? कि आपका जो केस है हम खुद हमारी प्रायोरिटी में देखेंगे। उस समय वो केस एटीएस के पास चल रहा था राजस्थान। राजस्थान पुलिस से? राजस्थान एटीएस के पास चल रहा था, तो एटीएस से वो केस शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही एनआईए को दे दिया गया था।
पर फिर भी जो भी नेता पॉलिटिशियन जो भी मिलने आए उन सभी ने कहा था कि हम आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवा देंगे। ठीक, ऐसे प्रोमिसेस थे। तो हम भी निश्चिंत थे कि यार देखो इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई होगी। बट उस बात को 3 साल हो गए आज। वो जो बड़े बड़े वादे थे वो धरे के धरे रह गए। हम लोग आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। मैं उस समय से लेकर आज तक बस यही कह रहा हूँ सभी से कि बस मेरा जो पिताजी का केस है उसको किसी न किसी तरह फास्ट ट्रैक में लाया जाए। बट नहीं, अभी तक कोई उस पर टिप्पणी नहीं हुई कि उसको कब फास्ट ट्रैक में लाया जाए। बस इसके लिए अपने राजस्थान के सीएम साहब से भी मिला। मैं जो जिससे मेरा बन पड़ा मैं उससे मिला उस चीज के लिए। बट ठीक है, सब उस चीज को कहीं ना कहीं टाल देते हैं। टाल दे रहे हैं उसको। और ये एक और बात आई थी उसमें कि उस समय मैं माता जी आपसे जानना चाहूंगा कि उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो शायद अशोक गहलोत थे, कांग्रेस। तो उन्होंने घोषणा की थी कि कन्हैयालाल जी के दोनों पुत्रों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और फैमिली को 50 लाख रुपए की मदद देंगे। ये कहा या किया भी? नहीं, कर दिया, नौकरी मिल गई, पैसे भी दे दिए। राजस्थान की जो सरकार थी दे दिए पैसे। और दोनों भाई को नौकरी मिली। क्या नौकरी मिली इसमें? हमको दोनों को जूनियर असिस्टेंट की जॉब मिली कलेक्टेड ऑफिस के अंडर ट्रेजरी ऑफिस में। अच्छा, क्योंकि ये बात बड़ा फेमस था कि कैबिनेट की बैठक करके अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की तब सरकार थी, तो ये विशेष प्रावधान करके कन्हैयालाल जी के दोनों पुत्रों को उन्होंने जॉब दिया था। ये बात सही थी? हाँ, बिल्कुल सही बात। और पैसे से भी मदद की थी उन्होंने, क्योंकि उसके बाद कई घटनाएं हुई और इस तरह से जिहादी तत्वों ने जो गले काटे, वो ये शायद अकेली घटना थी जिसमें परिवार को सरकार से मदद मिली। बाकी बहुत सारे परिवार, कमलेश तिवारी आदि का तो खैर पुराना उनका मामला था, लेकिन वो रह ही गए। तो ये एक अच्छी बात है कि वो हेल्प मिली, लेकिन न्याय की आस अभी भी वो बाट जोह रही है, न्याय जो है। और आपको क्या लग रहा है कि न्याय में क्यों डिले हो रहा है? देखिए, अगर सरकार चाहे तो बहुत इजीली सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एनआईए जो है वो किसी स्टेट की एजेंसी नहीं है, वो सेंटर की एजेंसी है। अमित शाह खुद उसको देखते हैं और मोदी जी खुद उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वीडियो जो उन्होंने बनाया ना वही काफी है। उनका एफएसएल भी आ चुका है कि वो वीडियो रियल है। देन अब किस चीज का इंतजार हो रहा है, किस चीज के लिए रोका जा रहा है इस चीज को कि भाई उन्हें अंदर बैठ के खिलाना है, या फिर ऐसा कि हम उदयपुर से दिल्ली पैदल मार्च करें, अनशन पे बैठे तभी सजा मिलेगी, ऐसा ही हो सकता है फिर तो क्या? या फिर हम भी किसी तरह क्रिमिनल बन जाए कुछ, फिर हम तो किसी न किसी तरह माइंडसेट लगाएंगे ना। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं अपनी जुडिशरी पे विश्वास रखना चाहता था। उस विश्वास को रखते रखते 3 साल हो गए, बट कुछ भी नहीं हुआ अभी तो भी। रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस अभी भी जेल में है? हाँ, दोनों रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस दोनों अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में है। और इसी की चेन में टोटल 9 लोग पकड़े गए थे, उनमें से 2 की जमानत हो चुकी है और टोटल ये 11 लोग थे। 2 पाकिस्तानी है। उसमें 2 पाकिस्तानी जो इनको वहां से इंस्ट्रक्शंस देते थे कि तुम्हें ये करना है, बिल्कुल एज लाइक स्लीपर सेल्स। इस तरह का था। आपको ये पता है यश कि रियाज अख्तारी एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर था? ये आपको मालूम है इस बारे में? क्योंकि केस में डिले होने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि रियाज अख्तारी एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का मेंबर था और उसको बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से उसको उसमें शामिल किया गया था। आपको कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शंस न्याय में बाधा बन रही है? हाँ, देखिए, किसी न किसी तरह ऐसा लगता तो नहीं कि, पर मैंने जो फोटोज देखे थे वो हमारे जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनके फोटो थे जो कि बीजेपी के थे। तो उस समय मैं भी उस चीज को लेकर बहुत गुस्सा हुआ था कि ये क्या चीज है। तो उस सब चीज को जब मैंने क्लियर किया तो मुझे उनसे पता चला कि ये कुछ समय के लिए थे, फिर इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, ऐसा बोला गया। आपको बोला गया? पर पार्टी से नहीं निकाला था, एज जर्नलिस्ट में जानता हूँ, पार्टी से नहीं निकाला गया। बाद में जब चीजें हो जाती है तो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कॉमन सी बात है। उसमें एक और बात आया था, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एक और बात कही थी कि जब कन्हैयालाल की हत्या के बाद ही जो है अभियुक्त पकड़े गए थे, उसमें उदयपुर के जो डिप्टी मेयर हैं वो थाने पहुंच गए थे किसी अभियुक्त को बचाने के लिए।
इसकी सूचना है आप लोगों को? नहीं, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं। मंत्री ने मीडिया में ये बयान दिया था कि उस समय की डिप्टी मेयर उसको बचाने पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि 3 साल हो गया, मैं न्याय की बाट ही जोह रहा हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्याय में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहाँ रोक रहा है न्याय को, किस तरह से। ये मेरा कहना है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो एक किसी भी न्याय को तेज करने, फास्ट ट्रैक करने या उसको रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, वो एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कन्हैयालाल जी को भारत का जो हिंदू जनमानस है और भारतीय जितने भी हैं वो भूल नहीं पाए हैं, और वो शायद ना भूलें इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हमारे साथ हैं अमित जानी जी, जो एक फिल्म बना रहे हैं ज्ञान वापी फाइल, और हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर भरत त्रिनेत्र जी। आप दोनों का स्वागत है। अमित जानी जी, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने पहले भी फिल्म कोई प्रोड्यूस की है? मैंने फिल्म में फाइनेंस की है। अच्छा, फाइनेंस की है। प्रोड्यूस मैंने पहली बार ये कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी व्यक्ति अपने शेड्यूल के हिसाब से फिल्म बनाना चाहता था, और फिर उनका कॉमर्शियल एंगल था। वो कन्हैयालाल जी की घटना को बेचना चाहते थे। जैसे कश्मीर फाइल बनी है, बाकी फिल्में बनी है, तो कश्मीर फाइल का पैसा किसी कश्मीरी पंडित के पास तो नहीं गया। जब मैं चाहता था इस फिल्म को बनाऊं तो पूरे देश से जो मुझे कलेक्शन हो, उसमें जो थिएटर्स का खर्चा है वो लागत निकाल के बाकी इस परिवार की मदद हो। जैसे कपिल मिश्रा जी ने चंदा इकट्ठा किया लोगों से, फिर इनके पास तक गए, तो हम वापस तो नहीं ला सकते किसी व्यक्ति को जो चला गया है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, 150 करोड़ रुपए इस परिवार को दे सकते हैं, तो उन लोगों ने जिन्होंने सोच के मार दिया कि अकेला रह जाएगा परिवार, दर दर भटकेगा, ठोकर खाएगा, उनको भी पता चले कि इनके साथ पूरा देश खड़ा है, हिंदू खड़ा है। तो मैंने सोचा 100 करोड़ नहीं कमाया जाए, 100 करोड़ लोगों को जगाया जाए। इसलिए इन्होंने मुझे राइट दी। इनके पास बहुत बड़े प्रोड्यूसर बैठे थे, बड़े डायरेक्टर्स बैठे थे, तो इन्होंने मेरी नीयत को भी भांपा और उनकी भी। तो इन्होंने 1-2 दिन वेट करके फिर ये फैसला लिया, और अंततः मुझे इन्होंने राइट्स दे दिए। यानी फिल्म की जो कमाई होगी, लागत निकालने के बाद जो भी होगा, वो आप कन्हैयालाल फैमिली जी के परिवार को एक मदद होगा, 25% जो है। जैसे कश्मीर फाइल ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो निश्चित तौर पर 200 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर के पास आया होगा। बिल्कुल, सारे थिएटर्स का, पीवीआर, आइनॉक्स का कटने के बाद, तो 200 करोड़ रुपए वो प्रोड्यूसर का ही है। उसमें 2 रुपया भी कहीं नहीं गया। तलीजैंडो भगत सिंह का पैसा भगत सिंह के परिवार को नहीं गया। दशरथ माझी का पैसा माउंटेन मैन का उनके को नहीं गया। मैंने जबरदस्ती, इन्होंने नहीं मांगा मुझसे, इन्होंने नहीं कहा कि हमें चाहिए, मैंने खुद से जबरदस्ती करके कि नहीं, आप इसका एटलीस्ट 25% रखिए। अगर 200 करोड़ मेरे पास आता है, 50 करोड़ रुपए आप रखिए, और 50 करोड़ से आप तो करेंगे ही, लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। और इन्होंने भी नहीं, ये कन्हैयालाल जी के नाम पे एक ट्रस्ट बनी हुई है। अच्छा, बनाई है? हाँ, ट्रस्ट के नाम एक मैसेज भी जाएगा दुनिया में कि आपने इसको अकेला छोड़ा था, उसके साथ देश के लोग ही संवेदनाएं हैं। देश ने टिकट खरीदा 200 रुपए का, तो टिकट नहीं खरीदा, वो ट्रिब्यूट किया कन्हैयालाल साहू जी को। इसलिए हमने मूवी बरसी पे रखी है रिलीज, वरना हम इसको पहले भी रिलीज कर सकते थे। 28 तारीख को उनकी बरसी है, 27 तारीख को पूर्व संध्या पे हमने इसको रिलीज रखा है। इसमें जून में 27 जून की हमारी फिल्म की रिलीज है कि अगर देश का हिंदू संवेदना व्यक्त करना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है कन्हैयालाल जी को, वो जख्म जो है वो तो नहीं भर सकता है, लेकिन मदद करके एक मैसेज दे सकता है कि हम 100 करोड़ लोग एक व्यक्ति के साथ अगर संकट है तो उसके साथ खड़े हुए हैं। अमित जानी जी ने एक और बात कही है कि भाजपा के नेता, मंत्री भी हैं, कपिल मिश्रा ने एक बड़ा अभियान चलाया था और हिंदू कॉज के लिए वो काम करते रहते हैं, तो वो भी पहुंचे थे, उन्होंने आर्थिक मदद की थी कपिल मिश्रा जी ने। 1 करोड़ की की थी। कपिल मिश्रा जी ने 1 CR प्लस की क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प की थी। और एक सरकार, ये दो मदद आपके पास अभी आए हैं, और फिल्म हो जाती है। तो फिल्म की एक और बात है कि क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप देखिए, कश्मीर फाइल बनाई आपने देखा, और हालांकि बड़े डायरेक्टर, मजे हुए डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, पर उनके भी बायकॉट का एक अभियान चला
आप देखेंगे कि फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो एक इजराइल का डायरेक्टर आया था, उसने खुलेआम इसको प्रोपगंडा फिल्म तक कह दिया था। तो चूंकि दुनिया में आप माहौल देख रहे हैं, प्रो इस्लामिक माहौल है पूरी दुनिया का, शुरू से रहा है, 57-58 देश है उनके। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि जो फिल्म प्रोडक्शन के लाइन में आप आ रहे हैं, उसमें बॉलीवुड का सपोर्ट आपको मिल पाएगा? देखिए, हमें हिंदू जनमानस का सपोर्ट चाहिए। बॉलीवुड ने तो बड़ा अपोज किया है, क्योंकि बॉलीवुड की विचारधारा वही है आज भी कि रहीम काका बहुत ईमानदार है और बाकी सब जो है मारकाट करते हैं, बलात्कार करते हैं, जो दिखाया है आज तक बॉलीवुड ने। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में उन्होंने हाजी मस्तान का महिमा मंडन किया है, कभी डी कंपनी बना के दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई किया है, हिंदू मंदिरों के अंदर उन्होंने खूब रेप होते दिखाए। तो वो तो उनकी विचारधारा है, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट की दरकार हमें सिर्फ इस देश के हिंदुओं से है। बायकाट हमारा भी हो रहा है, वहां तो हो ही रहा है, जमीनी स्तर पे हो रहा है, मदरसों में, मस्जिदों में, मौलवी, हाफिज, मुफ्ती और आम मुसलमान में देखता हूँ फेसबुक पे हजारों, 10,000 ज्यादा पोस्ट पड़ी हैं कि इस फिल्म का बायकाट करो, ये प्रोपेगेंडा है। कल पहलगांव पे भी कोई फिल्म बनेगी कि यहाँ पे 26 लोगों को धर्म पूछ के मारा गया था, कलमा जो नहीं पढ़ सके, उसको भी 20 साल बाद, 10 साल बाद प्रोपेगेंडा ही कहा जाएगा। आज भी कह रहे हैं वो लोग तो नहीं, 20 साल नहीं, अभी भी आया कह रहे हैं। अभी एक टैक्सी ड्राइवर जो कश्मीर का मुस्लिम है, उसका एक इंटरव्यू हिडन कैमरे से जो एक लड़के ने लिया है, वो कह रहा है कि कोई मरे नहीं है, तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। तो हिंदू की मौत का जब आप जिक्र करेंगे किसी फिल्म में, जब आप किसी हिंदू की चीख दिखाएंगे, उसके आंसू दिखाएंगे, उसका मर्म दिखाएंगे, अगर आप किसी हिंदू के दर्द को दिखाएंगे, उसके बहते हुए खून को दिखाएंगे, तो प्रोपेगेंडा ही रहेगा। क्योंकि इस देश में मुसलमान तो कहता ही है इस बात को, हमारे सेकुलर हिंदू भी जो है वो उनका साथ देते हैं। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जगाने में, वो दर्दनाक चीख एक बार सिनेमेटिक तरीके से लोगों को सुनाने में, और वो जो लोगों ने नहीं देखा है सच, उनके परिवार के साथ उनकी क्या बॉन्डिंग रही थी, किस तरह से उनका पीछा किया जा रहा था, किस तरह से उन्हें मारा जा रहा था, जिन जिन लोगों की मदद करते थे, कैसे वो सब लोग कौम के नाम पे एक हो गए थे। जैसे कि अभी इन्होंने नजीम का भी जिक्र किया, नाजिम भी उनमें से ही एक था। नाजिम ने इनके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कन्हैयालाल जी के खिलाफ, और ये कहा कि इन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया। तो वो बात, मुकदमा दर्ज कराना, थाने पे भीड़ लेके जाना, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाना थाने के बाहर, कन्हैयालाल के परिवार के साथ को प्रताड़ित कराना राजस्थान पुलिस से, ये कम से जबकि पड़ोसी था। हाँ, पड़ोसी था, और उसकी मदद की थी, पैसे से ही मदद की थी, उसके पिता की मदद की थी। जिस थाली में उसने खाया उसी में छेद किया, उसके लिए पड़ोसी कहते हैं, जबकि इस्लाम में कि भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, ईमान वालों तुमको निवाला नहीं हलाल। और ये कहते हैं नबी की बेहुरमती की, गुस्ताखे नबी, और उल्टा यही कहते हैं कि नबी तो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को माफ कर देते थे। तो जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता रहा होगा इनके अनुसार, इनकी इस्लामिक थ्योरी के अनुसार, तो अगर वो अपनी बेहुरमती खुद ही नहीं मानते थे, वो गुस्ताखी खुद ही नहीं मान रहे अपनी, कूड़ा फेंकने वाली, तो उन्होंने क्या कह दिया था ऐसा? नुपुर शर्मा ने कुछ भी नहीं कहा था। ये नुपुर ने कहा, ये नुपुर पे कुछ जाना चाहिए, कन्हैयालाल पे क्यों? कन्हैयालाल पे क्यों? कन्हैयालाल ने तो कुछ नहीं किया। मैं इस विषय में बात करता हूँ, जैसे कोई मुझसे कमलेश तिवारी जी की बात करता और कन्हैयालाल जी की बात करता, तो मैं कहता हूँ कमलेश तिवारी तो अभियान चला रहे थे, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ अभियान चला रहे थे, इस्लामिक कुरीतियों के खिलाफ। नरसिंहानंद जी तो सरेआम जो है इनकी बातों को बोल रहे हैं, इनके आईएस के खिलाफ, जैसे मोहम्मद के खिलाफ। तो कन्हैयालाल जी ने तो कुछ नहीं बोला, ये तो गाय काट दिया आपने, और कायराना तरीके से। आपके अंदर हिम्मत थी, आप कहते हैं हम कन्हैयालाल को मारेंगे, राजस्थान में ऐलान करते, तो वो भी मेवाड़ की उद्धार मिट्टी थी, वो भी कहते देखे तो वही तलवारों में कितने दम है, उन्होंने खिलजी की तलवारों के भी दम देखे, इसकी क्या औकात थी रियासत और अत्तारी की। लेकिन धोखे से, कभी ग्राहक बन के, कभी टूरिस्ट बन के, कभी वो उसको जूता मारा, एक अमेरिकी राष्ट्रपति को तो पत्रकार बन के गए थे, ये कहीं भी घुस सकते हैं इस तरह से। तो ये जो थॉट है, ये जो शैतानियत है, जो मक्कारी भरी है इनके दिमाग में कौम के नाम पे, इसको हमने फिल्म के जरिए एक बार दिखाना है पूरे देश को, इसलिए हमने हम स्टार कास्ट पे आएंगे, लेकिन हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं भरत त्रिनेत्र जी, और बहुत यंग हैं। आपने लगता नहीं कि इस युवा आयु में आपने बड़ा रिस्क ले लिया है? क्योंकि फिल्म जो बॉलीवुड, जो अभी हम बात कर रहे थे, बॉलीवुड में तो जब तक आप प्रो इस्लामिस्ट, प्रो सेकुलर नहीं है, आपका चलना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। गलत जो हुआ है इस देश में
मैं देखता हूँ कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, और मैं भी एक तरीके से कह सकता हूँ कि मुझे भी बॉलीवुड से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जिस प्रोडक्शन से मैं जुड़ा हूँ, जानी फायरफॉक्स फिल्म से, मुझे लगता है मैं ताउम्र इसके साथ काम करूंगा। मुझे किसी और प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और मुझे पर्सनली देखिए, इसमें यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जहां पे गलत हो रहा है, मैं गलत के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूँ। मुझे जब इसके बारे में पता चला, जब ये घटना हुई, तो पूरा देश स्तब्ध था। सर का मुझे कॉल आया कि भारत चलो चलते हैं उदयपुर। तो हम इनके घर पे गए। फिर सर ने प्लान किया कि इस पे हमें सिनेमा तैयार करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा इसका सच। क्योंकि मीडिया में बहुत कुछ खोल के नहीं बताया गया, जो बारीक चीजें हैं, जो उसमें कड़ी जोड़ी गई है, जो पाकिस्तान कनेक्शन जो बताया इन्होंने, ऐसी बहुत सारी, जो नाजिम है, नाजिम का क्या रोल है इसमें, बाकी और लोगों क्या कैरेक्टर रहा इसमें, क्या क्या किसने रोल प्ले किया, यहाँ तक की बात कैसे पहुंची, बात बनारस से उदयपुर कैसे पहुंच गई, धुआं वहां उठा, चिंगारी वहां उठी और आग लग गई उदयपुर में, ऐसे कैसे हुआ। तो पूरा एक ट्रैप तैयार किया गया। उस ट्रैप के तहत कन्हैयालाल साहू जी की हत्या की गई। तो वो एक साइकोलॉजिकल, मुझे लगता है, दबाव था। ये शायद पहला केस था जिसमें कोई नबी कुरान की कोई आलोचना करता है तो उस पर उनका अटैक होता रहा है। लेकिन शायद मुझे पहला केस, जैसे आप देखिए सलमान रुश्दी है, उन्होंने कुछ बोला, उन पर अटैक हुआ, तस्लीमा उन पर अटैक हुआ। लेकिन ये शायद इंडिया का, और मुझे लगता है वर्ल्ड में भी शायद ये पहला केस है जिसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको मार डाला गया जी, कि कुरान का हवाला और इस्लाम का हवाला देकर गला काटा गया, उसकी वीडियोज बनाई गई। शायद ये पहला केस है, मुझे लगता है पहला केस है। उदयपुर को चुना गया कि मेवाड़ की मिट्टी है, बड़ी खुददार, बड़ी क्रांति, बड़ी तलवारों के जिक्र है, यही मारेंगे। और लोग कहते हैं हत्या टेलर की है। मैंने कहा है टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है कि देखो ऐसे मारेंगे। और बाद में उन्होंने वीडियो बना के बताया भी कि देखो एक का काट दिया है और बाकी लोगों का भी ऐसे काटेंगे। नहीं, उसके बाद हुआ भी 5, 7, 8 लगातार हत्याएं हुई। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे को मारा, उसके मित्र ने मारवाया। उस दिन पहले की बात है, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले, 7 जून में हुआ था। उमेश कोल्हे 20 जून को। तो ये पूरा एक ट्रेंड ही। उमेश कोल्हे को जिस यूसुफ ने मरवाया, उमेश कोल्हे ने उसकी खूब मदद की, उसको ब्लड डोनेट किया, उसको प्लाज्मा दिया, उसके घर में शादी उसकी बहन के विवाह में उसने पैसे दिए। और इसी के साथ पापा का इंसिडेंट का सपोर्ट करने वाला कर्नाटका का एक बंदा था, प्रवीण नेतारो, जो खुद भाजपा का नेता, जो कि खुद बीजेपी का नेता है। उसी के शॉप में काम करने वाले, उसकी मीट की शॉप थी, उसी शॉप में काम करने वाले आदमी ने मार दिया उसको। और एक केस, लेकिन आपको इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रवीण नेतारो भाजपा का नेता था, युवा कार्यकर्ता था। उसकी पत्नी को, मतलब मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा ये पॉलिटिकल है। उसकी पत्नी को उसकी सरकार ने जो नौकरी दी वो अस्थायी दी, उसी की सरकार थी, वहां उन्हीं की सरकार है। प्रवीण नेतारो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसने उनकी पत्नी की नौकरी को अस्थायी, बाद में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसने किया, वो अस्थायी किया। लेकिन यहाँ अशोक गहलोत ने एक दोनों भाई को नौकरी, उसके लिए पूरे कैबिनेट बैठक करके, प्रावधान करके, और जो है आप उसकी फैमिली को 50 लाख की मदद दिया है। ये आपने दिखाया, क्योंकि पहली बार पॉलिटिकल में भी थोड़ी संवेदना कहीं दिखी। ये दिखाने का प्रयास किया है। मुझसे मीडिया ने पूछा, कई इंटरव्यूज में सवाल हुए, कई पॉडकास्ट में, कि लोगों ने मंचों से जिक्र किया, चुनावी चुनाव में पहली बार में खुल के चुनाव में करने बोला। उससे पहले प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। सब लोगों ने कहा कन्हैयालाल जी के साथ गलत हुआ, कन्हैयालाल जी का गला काट दिया गया, कन्हैयालाल जी चुनाव में पूरे में कन्हैयालाल जी, पूरा राजस्थान चुनाव कन्हैयालाल जी के नाम पे लड़ा जीता गया। कि अगर आप हमें वोट नहीं करते हो तो आप अगले कन्हैयालाल हो सकते हो। हाँ। ये मैसेज दिया गया। तो ये सवाल तो लोग पूछते हैं, हम नहीं पूछते, हम तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि जब सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार है, तो आज क्या दिक्कत है। अभी इंसाफ मांगने के लिए उदयपुर से पैदल चल के नंगे पैर क्या प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देकर बैठे। वो जो कलश में अस्थियां रखी है, जो 3 साल से विसर्जित नहीं हुई, क्या वो कलश ले जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने रखना पड़ेगा कि मोदी जी आंख में थोड़े आंसू लाइए, पहलगांव पे आके लाल
और बेहाल है कन्हैया लाल, इंसाफ मांग रहा है पहलगाम में भी लाल आंखें नहीं हुई। अगर आप देखिएगा तो पहलगाम में संघ हो या भाजपा हो, उसने हिंदू नरसंहार या हिंदू नहीं बोला है, पर्यटक मारे गए हैं, कश्मीरियत पर हमला है, कश्मीर के रोजगार पर हमला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का फाइट बड़ा फाइट है अभी भी। या बॉलीवुड आप देख लीजिए, कोई बड़ा स्टार नहीं निकला है पहलगाम, इतनी नृशंस हत्या हुई है। या फिर सरकार की तरफ से कहा गया पर्यटन पे हमला है, ये कश्मीरियत पे हमला है, ये कश्मीर के रोजगार पे हमला है। तो ये जो आप लोग करने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है प्रोडक्शन हाउस को अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ये खतरे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही कंधे पे बंदूक रख के हमने चलाई है, कोई मदद नहीं है। जिक्र करेंगे लोग, पॉलिटिकल लाभ लेने का भी प्रयास करेंगे लोग, फिल्मों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग अपने फायदे नुकसान नफे के लिए। लेकिन हमसे तो जब भी किसी ने पूछा, हमने यही कहा कि हमने फिल्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुकसान या फायदे के लिए नहीं बनाई है, ना किसी को बदनाम करने के लिए, ना किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए। ये फिल्म कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए बनी है कि पूरा देश देखे, इनके पास पैसा जाए, और पैसे के अलावा जब 3 घंटा, जब 2 घंटा आदमी थिएटर में देखेगा और फिर से जिएगा उस घटना को, फिर से वो दृश्य उसकी आंखों के सामने, तो मामला कहीं जिंदा होगा। सिनेमा घरों पे की फिल्म के जरिए जो है चर्चा होगी देश में, पूरे देश में। तो हो सकता है इस गरम लोहा हो जाए तो अब चोट लग जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं, हम नाउम्मीद है केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से नाउम्मीद नहीं है हम। उम्मीद है, उम्मीद तो है ही, होनी चाहिए, क्योंकि तो सरकार है, कोई भी सरकार। पहलगाम में उन्होंने कहा ना, जाओ मोदी को कह दो, तो उम्मीद तो अभी भी है पूरे देश को। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि कन्हैया लाल जी के हत्यारे को अगर फांसी के फंदे पे लटका दिया होता, और हिंदू जब मरता है हिंदू राष्ट्रवादी सरकार में, उसको अगर इन्होंने ठोक दिया होता, जैसे इनकी नीति है कि ठोको, तो मुझे लगता है कि फिर हत्याओं का दौर रुक जाता नहीं होता। इस तरह की नहीं होती। फिल्म के क्राफ्ट पे आते हैं। इस फिल्म में स्टार कास्ट में जानना चाहूंगा कि कौन लोग, शायद विजय, काफी बड़े एक्टर, विजय राज को आपने कन्हैया लाल जी की भूमिका में, कन्हैया लाल जी की भूमिका में है। बहुत उन्होंने स्टडी किया कन्हैया लाल जी के बारे में, और कई बार सेट पर रो पड़े, क्योंकि वो दर्द है ना, वो हर व्यक्ति, कोई एक्टर है, डॉक्टर है, सीए है, पत्रकार है। इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट का माहौल काफी गमगीन रहा। मैं कह सकता हूँ सबकी भावनाएं, प्रोड्यूसर सर काफी बार मतलब सेट छोड़ के, मतलब क्या कहाँ गए, पता चला कि शूटिंग छोड़कर मैं निकल जाता था कई बार 10 मिनट आधे घंटे के लिए। तो मतलब क्योंकि ऐसा ना कि सबके सामने आप आंखें भिगोएंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या, तो वहाँ कन्हैया लाल जी का परिवार नहीं था, वहाँ कोई मीडिया नहीं थी, लेकिन वहाँ हम लोग थे, तो हमें महसूस करते थे वो चीजें ना। क्राइम सीन शूट कर रहा था तो मुझे रियलाइज हो रहा था वो शूटिंग में महसूस नहीं, वो 3 साल पहले भी महसूस हुआ। गले से टुकड़ा नहीं उतरा देश के हिंदुओं के, गले से निवाला नहीं उतरा। आज भी कन्हैया लाल जी का नाम सुनकर लोग एकदम भावुक हो जाते हैं। ये हमारी हालत नहीं है, क्रू की हालत नहीं थी, इनके परिवार की। ये सबसे ज्यादा दर्द तो इनके परिवार को ही है। ये कहाँ पूरी सेट कहाँ आप लोगों ने लगाया? ये फिल्म की शूटिंग जो है 70% उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें माहौल करना काफी सुरक्षित लगा। मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग मिला जी, गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट रहा हमें, योगी सरकार से सपोर्ट रहा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने हरियाणा सोनीपत में शूटिंग करी, हमने चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई, उदयपुर में भी कुछ पार्ट शूट किए। तो ओवरऑल पूरे देश में शूट किया हमने इस फिल्म को। और इसमें कलाकार में एक तो विजय राज जी का, और इसमें अधिकारियों के रोल में रजनीश दुग्गल हैं, प्रीति जिंगियानी है, प्रीति जिंगियानी जो हीरोइन थी, हाँ हीरोइन है, पुनीत वशिष्ठ हैं, 75 फिल्में उन्होंने की, कमलेश रावत जी हैं, सब लोग हैं, तमाम प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं अच्छे बॉलीवुड के। एहसान खान है इसमें, एहसान खान जी भी हैं। अच्छा, मुश्ताक एजाज, अच्छा एजाज खान है वो एजाज, उसको कौन पूछ रहा है? उसको तो बॉलीवुड ही उसको लिस्ट कर सकती है उसके साथ का। अब देखिए फिर सिनेमा बदल गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओटीटी अब छोड़िए, ओटीटी के ना स्टोरी सिनेमा है ना, अब वो जो दाऊद जो गैंग था वो सब, और जो सलमान खान बाकी लोग का जो गैंग था ना, अलग हो चुका है। अभी कल परसों शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वेब्स का जो उद्घाटन किया है, एक पूरा प्लेटफॉर्म जो सिनेमा के लिए, कंटेंट क्रिएटरों के लिए, उसको प्रमोट सरकार कर रही है। तो इसमें जो कहानी जो छोटे स्तर पर सुनाने का काम है, उसको मुझे लगता है इससे बल मिलेगा। आप लोगों को फ्रीडम है, आप जो दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं, अपनी फिल्में आप
जो सब्जेक्ट है आपको बनाना है, अब कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। हमने किसी दबाव और सेंसर को ना मानते हुए हमने इस फिल्म को पूरी तरीके से सच दिखाने की कोशिश करी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शूटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग गए तो हमारे पास ना सेट था, ना हमारे पास अनुमति थी, सिर्फ हमारी एक गुहार थी मुख्यमंत्री से कि हमें कन्हैयालाल जी फिल्म बनानी है। तो मुख्यमंत्री जी भी कन्हैयालाल के नाम पे वो हो जाते हैं, थोड़ा सेंटिमेंट्स उनके अंदर जो हिंदूवादी सेंटिमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा आप बनाइए जाके। तो डीजीपी थे प्रशांत कुमार जी, और वहाँ के आईपीएस थे अजय पाल शर्मा, और डीएम थे झा, वो बिहार के थे। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है। हमने कहा अनुमति के लिए आज अप्लाई करेंगे तो 10 दिन का बाद वो यूपी फिल्म बंधु देता है। मगर तुम बनाओ, अनुमति जब आएगी तब आएगी। और उन्होंने कहा, हमने कहा सर कोई खतरा, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव, बोले कोई खतरा नहीं है, वो सेंसिटिविटी जो थी वो सब खत्म हो गई 2012 के बाद। अब 17 के बाद कुछ नहीं होगा, पत्थर भी नहीं चलेगा, कोई एक कंकड़ भी नहीं मारेगा। फोर्स उन्होंने दी, वज्र वाहन उन्होंने दिए, जेल का सीन था तो जेल उन्होंने दी, थानों के सीन थे थाने उन्होंने दिए, सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, बड़ी बात दिए, वो पुलिस के बड़े बड़े वाहन, जिप्सी, जितनी पुलिस आपको फिल्म में नजर आएगी सब ओरिजिनल, सब 90% ओरिजिनल है, सब दरोगा, सीओ, एसपी। चलिए ये अच्छी बात है योगी जी का, इसके वजह से हमें धन्यवाद करना चाहिए। यूपी के जो डीएसपी है वो उन्होंने खुद भूमिका की, और वो जितना भी विनीत सिंह है वो डीएसपी है, कानपुर में तैनात है, वो खुद आए भूमिका में। और मतलब पुलिस का बहुत सहयोग मिला है, इसलिए हमने स्पेशल थैंक्स में भी लिखा यूपी पुलिस। योगी जी का एक सपना भी था कि वो फिल्म सिटी बनाएंगे, तेजी से वो चल रहा है काम। हाँ, क्योंकि इधर का जो है एक फिल्म सेंटर भी नॉर्थ इंडिया में हो जाए इस तरह से। तो सेंसर बोर्ड एक बड़ा आता है कट लगाने के लिए, और लाइसेंस उसके बिना आप फिल्म दिखा नहीं सकते। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया आप लोगों को? सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, अभी मिला नहीं? हाँ, सेंसर बोर्ड के पास फिल्म है अभी। हाँ, कुछ कट भी कहा उन्होंने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहा है उसमें, ऐसा कट जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो गला रेतना तो मुझे, हालांकि वो तो अभी एनिमल फिल्म में भी, एनिमल फिल्म में तो सर हजारों गले देख लीजिए, आप किल मूवी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया, बहुत ही विभत्स तरीके। हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसको काटा जाए। लेकिन चूंकि फिल्म सेंसर बोर्ड का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वो अपनी सांसद कंगना की फिल्म को भी रोक देते हैं, कहते हैं कि आपने धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएगी, और उसमें कंगना ने ये कहा। लेकिन उन्होंने भाजपा की थोड़ी है, नहीं सरकार, मैंने कहा सेंसर बोर्ड तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। लेकिन उन्होंने कश्मीर फाइल नहीं रोका, कश्मीर फाइल नहीं रोका, उन्होंने केरला स्टोरी नहीं रोकी, उन्होंने 72 हुए नहीं रोकी, उन्होंने साबरमती रिपोर्ट नहीं रोकी। तो वो उम्मीद है आपको, क्योंकि मुझे कंगना का इशू अभी इंदिरा गांधी जी पे उनकी फिल्म थी, देखिए उनकी फिल्म अलग टॉपिक पे थी, हमारे नहीं, उसमें एक बड़ा सेंसिटिव इशू था कि जो आतंकवाद के दौर में पंजाब में, जो कंगना के इंटरव्यू में मैंने देखा कि उसमें 30,000 हिंदू मारे गए थे, ये पोर्शन उनको हटाना था, और भिंडरावाला का जो कैरेक्टर जो था, जो दिखाया, उसको उनको हटाना था। तो और जिसके कारण शायद कंगना का ऑफिस भी बेचना पड़ गया। वो फिल्म डिले होती है तो आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर है, आपको मालूम है कि कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। तो नहीं, मैं चाहता हूँ भगवान आप लोगों की फिल्म को जो है वो ऐसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। बस मैंने एक पूछा कि आपको फिल्म सेंसर बोर्ड से अभी तक इस तरह का कोई? सेंसर बोर्ड में हमारा है अभी गया हुआ? हाँ, चलिए ये अच्छा है, होपफुली है कि अच्छे से पास हो जाए। और फिर ये जो बड़े बड़े आइनॉक्स हैं, पीवीआर हैं, ये आपको लगता है क्योंकि वो स्क्रीन का खेल बहुत करते हैं, ये आप ये तो मानोगे कि स्क्रीन का खेल, आपको मॉर्निंग शो दे देंगे, आपको 2 शो देंगे, 1 शो देंगे, ये भी खेल हो सकता है आपको लगता है? ये नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हम इस बारे में जानते भी हैं, और रिलायंस हमारा पार्टनर है, तो ये होने नहीं देंगे। हम मॉर्निंग शो नहीं लेंगे, वो एक शेड्यूल बनता है, एग्रीमेंट प्रॉपर होता है कि आपको शेड्यूलिंग में कौन से शो दिए जा रहे हैं, तो हम वो शो लेंगे ही नहीं जो मॉर्निंग का शो है, हम आफ्टरनून के बाद करेंगे। और सिंगल स्क्रीन पर भी रिलीज करेंगे? सिंगल पे भी करेंगे, मल्टीप्लेक्स पे भी करेंगे। एक बात और कि कन्हैयालाल की जो ये जो नृशंस हत्या हुई, जिहादी हत्या है, आतंकवादी हत्या, हाँ जिहादी हत्या है, इसकी कहानी ज्ञान वापी से आप लोगों ने जोड़ी है, क्योंकि घटना उस समय ज्ञान वापी में मैं भी एज ए जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहा था और रिपोर्ट किया है कि ज्ञान वापी जो मंदिर है
उसमें सर्वे का ऑर्डर आया था, सर्वे में शिवलिंग निकले जिसके लिए उन लोगों ने फव्वारा का और पूरा वो, तो क्या वो सब आपने कवर किया है? हाँ, सब ज्ञानवापी पूरा बनारस पूरा कवर किया है? ज्ञानवापी कवर किया है, Everything. ज्ञानवापी का सेट बना, सेट बनाया हुआ। हाँ, फिर वहां पे जो है वजू खाने का सर्वे, सब कुछ है उसमें। 27 को जब आएगी तो मतलब आप उसमें इतिहास में भी गए, हाँ जी फिल्म में आप इतिहास में गए, हाँ, हिस्ट्री में भी गए, औरंगजेब की हिस्ट्री में हाँ भी गए। और ज्ञानवापी की छोटा हिस्ट्री सा ट्रेलर जो है रिलायंस की तरफ से आएगा तो अभी। जी तो आप तो रिलायंस पार्टनर मतलब जियो रिलायंस या रिलायंस रिलायंस एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। जी चलिए हम हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप दोनों को, क्योंकि आप एक बड़े मुद्दे को, और वो मुद्दा जो देश को छू रहा है, संवेदनशील है आज भी, उसको आप उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म का जो भी कॉस्ट निकालने के बाद जो भी आमदनियों का 25% कन्हैयालाल जी के ट्रस्ट में जाएगा। मैं यश से पूछना चाहूंगा कि कन्हैयालाल जी का ट्रस्ट कर क्या रहा है, मतलब आपने जो बनाया है इसमें लोगों को जोड़ के आप किस दिशा में काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली मैं भी ऑलरेडी मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो किसी ट्रस्ट में मतलब मेरा खुद का भी ट्रस्ट है, तो भी मैं उसमें एज सिर्फ मेंबर रह सकता हूँ, ठीक है, किसी पद वद पे नहीं रह सकता। तो उसमें जो मेरे भाई वगैरह मतलब बुआ के लड़के और मामा वगैरह वो सब उसमें है, अध्यक्ष वगैरह सब बने हुए हैं। और हम अभी क्या थोड़ा नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि पापा का जो बर्थ डेट है उस पे लोगों को थोड़ा वो खाना वाना खिलाना, बाकी चद्दर वद्दर बांटना, उसके बाद हर ईयर जब पापा की जो बरसी आती है उस पे ब्लड डोनेशन का कैंप करना, मेडिकल कैंप करना, ये सब ये भी चल रहा है। ये और आपके छोटे भाई की क्या स्थिति है अभी? वो आपसे वो सबसे बातचीत करते, नॉर्मल है वो छोटा, क्योंकि आपसे तो छोटे हैं वो, कितना? हाँ, वो मेरे से 2 साल छोटा है, 21 साल का है, मैं 23 का हूँ। और ये चप्पल कब आप पहनेंगे? ये क्या प्रण लिया था आपने चप्पल पे? ये मैंने उस टाइम पे जब मैं मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी तभी मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक ये जो दोनों हत्यारे है रियाज और गौस, इन दोनों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक मैं न ही जूते चप्पल पहनूंगा, न ही मैं बाल कटवाऊंगा, और न ही मेरे पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन भी उसी समय करूंगा जब इनको फांसी की सजा होगी। माजी कन्हैयालाल जी के अस्थि का विसर्जन अभी तक नहीं हो रहा है, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे ताकि उनकी अस्थियों का, क्योंकि कहते हैं अस्थियों का जब तक विसर्जन नहीं होता है व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से ऐसे ही कहना चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द उनको फांसी मिल जाए तो हमको भी शांति मिले, और मेरा बच्चा चप्पल ही पहने, बाल भी कटाए न, हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। समाज का रवैया, जो नातेदार रिश्तेदार हैं उनका रवैया कैसा है आपके प्रति? रवैया तो पहले जैसा इसके पापा थे उस समय तो बहुत आते थे, अब उसके पापा के जाने बाद परिवार ही कम रुक गया, इतना नहीं आता है, क्योंकि आते ही उनके पापा की तस्वीर दिख जाती तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो भी आता तो रहता पर इतना नहीं आता, पहले आता था वैसा परिवार। आपको उम्मीद है कि ये जो फिल्म बनेगी वो समाज में जागरूकता लाएगी, लोगों को जगाएगी? हम इस पिक्चर की देख रहे, इसमें देख के कोई समाज जागेगा न, हमको भी थोड़ी उनको फांसी मिलेगी तो हमको थोड़ी राहत मिल जाएगी। आपको लग रहा है यश की ये फिल्म वो मैसेज दे पाएगी जो कन्हैयालाल की मृत्यु ने देश को झकझोर कर दिया, और उस मैसेज को आगे ले जाएगी, लंबे समय तक स्थायी बना पाएगी ये फिल्म? एक्चुअली में जब अमित जी मेरे पास आए थे तो इन्होंने मेरे सामने यही बात रखी थी कि मैं ये जो मूवी है ना ये 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए बनाना चाहता हूँ, बस इसी वजह से हमने इनको हाँ की थी मूवी के लिए। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले यही है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सभी पे भरोसा किया जा सकता है, वो सिर्फ बातें मतलब ऐसी ही है ना, ऐसे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बस क्लियर है। वो चीज उस मूवी में देखे लोग और समझे। तो ये कन्हैयालाल जी जो उदयपुर से थे और आप सबको वो घटनाक्रम याद है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, देखिए अभी भी चप्पल उन्होंने नहीं पहना है, उनका एक संघर्ष है, उस संघर्ष को 70 mm के पर्दे पर उतारने का काम अमित जानी जी और भारत जी ने किया है। अब हिंदू जनता से ये अपील है कि इस फिल्म को आप घर घर ले जाएं। ये पहली बार मानवता के इतिहास में ये पहली बार है
कि एक व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया उसको इस्लामिक तरीके से गला रेत कर मारा गया सिर्फ इसलिए कि उसने किसी का पोस्ट शेयर किया। अगर इस तरह से हो तो आधी हिंदुस्तान को लोग मार देगा। तो ये एक लड़ाई है और जो हिंदुओं की लड़ाई है वो क्रिएटिव ढंग से लड़ने का प्रयास है, संवेदना के साथ लड़ने का प्रयास है और हिंदू समाज को जगाने का प्रयास है। क्योंकि हो सकता है कि कल आपके पड़ोस का व्यक्ति कल आपको कन्हैयालाल बना दे। इसलिए जागरूक होने का भी और जागरूक करने का भी ये प्रयास है और इसके लिए अमित जी और भरत जी बधाई के पात्र हैं, इसलिए क्योंकि वह जो बॉलीवुड जिसको उर्दू कह दिया गया है, जहां 786 के बिल्ले से तो जीवन बच जाता है, लेकिन शिव के मंदिर में शिव का मजाक उड़ाया जाता है। आपके शिव के वेश में अगर कोई हमारा नाटक कर रहा है उसको दौड़ाया जाता है। तो उस बॉलीवुड को भी ये दिखे कि हिंदुओं की संवेदना, हिंदुओं का जो दर्द है उससे हिंदू अपने आप को जोड़ पा रहा है। ये फिल्म हिट होती है तो बॉलीवुड पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी और अगर क्योंकि वो लोग प्रयास करेंगे इसको फ्लॉप कराने का, और ये फिल्म अगर नहीं चलती है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के हित के मुद्दों को कोई उठाने भी आएगा। इसलिए हर हिंदू का ये कर्तव्य है कि कम से कम 27-28 जून को ये फिल्म जब आए तो आप फिल्म देखने जाएं और वह जो 200 या 300 रुपए का आप टिकट ले रहे हैं ये सोचकर जाएं कि आप उसमें से 200 रुपए में से आप कन्हैयालाल जी के ट्रस्ट को, उनके परिवार को मदद देने जा रहे हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली पर आप आज मिल रहे थे कन्हैयालाल जी के परिवार और फिल्म ज्ञानवापी द टेलर्स मर्डर स्टोरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बहुत बहुत धन्यवाद। देश के हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि कन्हैयालाल साहू जी की हत्या पर जो हमने फिल्म बनाई है ज्ञानवापी फाइल टेलर्स मर्डर स्टोरी, उसको जरूर देखें और देखें कि कैसे सत्तन से जुदा का नारा देके वर्ग विशेष हिंदुओं को टारगेट करके मार रहा है। हमने इस फिल्म में वो सब दिखाया है जिसको देखना हर हिंदू परिवार के लिए आवश्यक है। गंगा जमनी तहजीब का सच दिखाया है। तथाकथित भाईचारे में हिंदू कैसे भाई की जगह चारा बन जाता है भाईजान का, वो सब दिखाया है। और किस तरह से कन्हैयालाल परिवार के साथ बीती वो सब दर्दनाक जो अनकहा दृश्य है, अनसुना सच है और अनदेखा दृश्य है, वो सब हमने दिखाया है। और आपसे उम्मीद है, क्योंकि पूरा देश बाइकाट कर रहा है, एक वो मदरसा ब्रांड लोग, पंचर वाले, वो सब बाइकाट कर रहे हैं, मौलाना मुफ्ती लगे हुए हैं, सब चाहते हैं ये ना चले। बॉलीवुड भी चाहता है कि मूवी ना चले ताकि भविष्य में कोई हिंदुओं पे मूवी ना बनाए, भविष्य में कोई कश्मीर का दर्द ना दिखाए, कोई पहलगाम में 26 लोग मारे गए इनकी बात ना करे सिनेमा में। आप साथ देना, आपसे साथ की उम्मीद है। आप अगर साथ देंगे तो ये जो फिल्म का पैसा है, ये टिकट आप खरीदेंगे, कन्हैयालाल जी को ट्रिब्यूट होगा, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा, 1/4 कन्हैयालाल जी के परिवार को जाएगा। हर हर महादेव। इस फिल्म को आप सभी लोग सपोर्ट करें। 27 जून 2025 को ये फिल्म आ रही है। इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ बताना ये है कि ये एक हत्या नहीं, ये एक आतंकवादी सोच और आतंकवादी घात था और इसको सिनेमा में पिरोने के लिए हमने किस तरीके से इसको बनाया है, कितना हमें दर्द महसूस हुआ इस फिल्म को बनाने में, कितनी भावनाएं हमारी आहत हुई हैं, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो सिनेमा के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है एक सच जो सबके सामने रूबरू नहीं हो सका है। एक सच जो एक कह सकते हैं एक कॉमन हिंदू, जो कि एक दर्जी, जो कि अपना डेली जो अपना एक काम करते हैं सुबह से रात तक की, और उनके दुकान में घुस के उनकी हत्या कर दी गई बेवजह। ये एक बेवजह एक हिंदू की हत्या थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी हिंदू लोग हैं, क्योंकि एक वर्ग जो है वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे भी पता है, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस फिल्म को सपोर्ट करें, और इस फिल्म को आप सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके परिवार के लिए भी सपोर्ट है। धन्यवाद।